कहा जा रहा है वो भयावह काल है। जी जी, आता हूं आलोक जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। कौन से संस्कार होते हैं जो इंसान को इतना अहंकार दे देते हैं? हमारी माइथोलॉजी में तो सैकड़ों ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका अहंकार सर चढ़कर बोलता था, और उनका हश्र भी क्या होता है? हमारे क्या कहते हैं, नाना दादा दादी, वो वही तो कहानियां सुनाते हैं अल्टीमेटली, कि अहंकार जो होता है उसका अल्टीमेटली विनाश ही होता है। लेकिन हर चीज को लैम्बास्ट करना, हर चीज को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना, हर चीज का अपमान करना, अपमान से ह्यूमिलेट करना उसको, कि तुम हो कौन। और फिर ये शख्स, प्रधानमंत्री जी, संसद नहीं आते हैं, क्योंकि संसद में अगर कोई विरोध पक्ष का इंसान बोल रहा हो और इन्हें बैठना पड़ जाए तो ये इनको मंजूर नहीं है। ये तब आएंगे संसद में जब अब उनको बोलना है। ये बहुत ट्रेंड है, क्लियर है, काफी टाइम से ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। वो कभी संसद में नहीं आएंगे, और अगर कोई विरोध पक्ष का बोलेगा तो पहले पता कर लेंगे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो खुद बैठे हों और कोई बोल रहा हो विरोध पक्ष का उसको सुन ले ना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इनके संस्कार उन जैसे थोड़ी हैं जिनका नाम अटल बिहारी या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या नेहरू था, कि जब विरोध पक्ष के प्रखर नेता बोलते थे तो वो बैठकर सुनते थे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना अपने आप पे यकीन नहीं है कोई बैठ के सुन सकते हैं उसको, और इतना आक्रोश, जैसे लगता है जैसे कोई युद्ध के मैदान में है यहां पर। लेकिन आंकड़ों की सच्चाई तो कुछ और ही है ना। पन्ने फाड़ सकते हैं, इतिहास नहीं बदल सकते। आलोक जी। पैनलिस्ट ने लगभग तमाम बातें कह दी हैं, मुख्य चीजें मैं उसमें से थोड़ा बहुत ही एड ऑन कर पाऊंगा। एक आपने कहा कि वो किस आक्रोश में बोलते हैं। एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो एलानिया अंदाज में बोलते हैं, चाहे वो रामलीला मैदान हो चाहे वो संसद हो। बिल्कुल सही है। तो ऐसे में मुझे याद आ रहा था, जब वो सुनील जी जब बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि एक अमिताभ बच्चन हुआ करते थे 70 और 80 के दशक में। क्या साहब कमाल की भी थे। बड़े बड़े उसके सामने एक विलेन भी होते थे, अमजद खान होते थे, ये सब होते थे यार। क्या डायलॉग बोलते थे वो, गजब के डायलॉग होते थे। वो डायलॉग में क्या था भाई, कभी वो कुली बनते थे, कभी नीचे के चाहे दीवार का देख लीजिए, खाली हाथ आते हैं और उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं। तो सवाल है, और दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। वैसी तालियां तो अभी भी बज रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीति है, कुल मिलाकर तो प्रहसन ही तो हो रहा है ये। बात अवधारणा की राजनीति होती है। अब आप ये बात करते हैं कि वो बुद्धिजीवियों को एड्रेस करें, वो तो उन्होंने पहले ही एक चुनाव की रैली में मुरादाबाद में साफ कर दिया था। उन्होंने कहा दिया था कि हार्वर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है हार्डवर्क। लेकिन हाँ, एक दिक्कत आ रही है। अच्छा, उनके जो अनुभक्त है ना, वो भी इस चीज को समझते हैं कि हमको किस चीज पर अनुसरण करना है। तो उनके इतने बड़े नेता जिसकी वो सारी बात मानते हैं कि हार्डवर्क ज्यादा जरूरी है, हार्वर्ड पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि किसी भी लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में, जो अपने अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां से निकाल कर लगाया नहीं हार्डवर्क में। पढ़ाइयाँ सबकी ऐसी हो रही हैं, कहीं कोई विदेश में पढ़ रहा है, कहीं कोई कहीं पढ़ रहा है, कहीं कोई एमएनसी में काम कर रहा है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये लगती है कि हम उनको सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंसिया को एड्रेस करेंगे, वो तथ्यों पर ध्यान देंगे, आप थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है तथ्यों की आलोक जी, पारदर्शिता थोड़ी थोड़ी आवाज पर इंटरप्ट हो यकीन गया। करेंगे। वो जो आप वहां पे ये किया रातों रात। हाँ, आवाज आ रही है? थोड़ी इंटरप्ट होके आ रही है, बीच में ऐसे कट रही है थोड़ी थोड़ी सी। थोड़ा सा नजदीक आके बात कीजिए माइक के। हाँ, तो वो भी आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने कोई समय नहीं दिया। आप याद करिए, थोड़ा सा राजनीतिक विमर्श पर भी लौटना पड़ेगा। उत्तराखंड में क्या हुआ था? उत्तराखंड में उनको थोड़ा समय था ना, उसको अगर वो समय देते तो रावत साहब तो अपना वो साबित करते या जो भी करते, उनको मौका तो मिलता ना, वहां पे नहीं किया। आप महाराष्ट्र चले आइए,
महाराष्ट्र के रात के 12 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 12 या शायद 1 बजे के आसपास बनते हैं, 4-5 घंटे के लिए बनते हैं, बने साहब मुख्यमंत्री। तो सवाल है कि जिद है, और इस जिद को समझना पड़ेगा कि वो जिद किसके लिए कर रहे हैं। वो जिद वो 140 करोड़ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जिद उसके लिए कर रहे हैं जो उनके जो 35% 38% जो उनके जो वोटर्स हैं, वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो संसद के बाहर हो। इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। लाइव टेलीकास्ट में आप ओल्ड बता रहे हैं कि वो लॉस्ट है, वो खत्म हो गया, वो दशक बेकार हो गया, सब कुछ हो गया। वो हर जगह तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो वो मिल ही रहा है ना, वो फीड तो मिल रहा है ना। तो वो फीड क्या, वो तो उसी के आधार पर ही अपना परसेप्शन बनाएंगे ना। तो बात वहीं आ जाती है, ये परसेप्शन बनाने में माहिर है, ढंग से परसेप्शन बनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे राफेल की आप बात कर लीजिए। अब राफेल की बात कर लीजिए, अगर कोई रक्षा में क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो भारत में करता हो, पाकिस्तान में, अमेरिका में, इजराइल में, कहीं भी काम करता हो, चाइना में, कहीं भी, उसे मालूम है कि राफेल कंपनी राफेल कैसे बनाती है, किस तरीके के हवाई जहाज, वो लड़ाकू विमान बनाती है, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल कर लेती है। आपने कहा कि हम दाम नहीं बताएंगे। भाई एक बात बताइए, एनुअल जो रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी की, वो भी तो मार्केट में आती है ना। उसको देख करके अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि आपने उसको इतने में बेचा, उसको इतने में बेचा, यानी आपने क्या क्या चीजें जोड़ ली होंगी। और क्या ये छुपने वाली चीज है? लेकिन दुर्भाग्य, उससे भी चीजों पे एक फर्क आया है। अब आप इनके लॉस्ट डेकेड की आप बात कर रहे हैं। मैं लॉस्ट डेकेड के तौर पर आप ये कहूंगा कि जब आदमी जब आगे जाता है, नेता जब आगे बढ़ेगा, जब ये सत्ता से बाहर होंगे, या कहना चाहिए इनकी जगह कोई नया आएगा, चाहे वो 24 में आए, चाहे वो 29 में आएगा, तो आपने क्या किया? अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चलिए एक एनपीए की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से अर्थ पे भी हमको बात करनी चाहिए। एनपीए जब 2014 में इनका एनपीए जो हुआ था, वो था 2,63,015 करोड़। इनको जब ये सत्ता, जब ये आए थे, तब इनको ये इतना मिला था। इसमें से राइट ऑफ का पोर्शन उस समय था 42,235 करोड़। धीरे 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 ये कमोबेश बढ़ता ही चला गया। इसका भी ठीक रहा इन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को फोड़ा। फिर आप कहते हैं कि बैंक, परसों हमारे इसके आरबीआई के गवर्नर साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का बयान आता है कि बैंकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत है, बैंकिंग का पूरी प्रणाली बहुत मजबूत है। अब सवाल है क्यों मजबूत है? आपने 10,95,000 करोड़ रुपए, अकॉर्डिंग टू निर्मला जी, आपने तो राइट ऑफ कर दिया ना एनपीए। तो अगर आपका सब कुछ अच्छा है, स्वर्णिम काल है, मैं तो कहता हूं कि उसमें तो आपने ग्रहण लगा दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आपका स्वर्णिम काल है, तो भाई इतने एनपीए क्यों हो रहे हैं? अगर एनपीए हो रहे हैं तो आप उसको राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? अच्छा, राइट ऑफ कर रहे हैं तो आप ये बता क्यों नहीं रहे हैं कि कौन कौन उद्योगपति इसके लिए इसके शिकार है? वो सूची क्यों नहीं आती है पब्लिक डोमेन में? क्या एक बात बताइए, क्या इससे उद्योगपतियों का विश्वास हिल जाएगा, भरोसा सरकार से हिल जाएगा? नहीं। सवाल यह है कि क्या उद्योगपति इसे सही काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, अपनी व्यवस्था को बिल्कुल सही दुरुस्त, अपने जो भी है उसको करने के लिए नहीं होंगे? नहीं होगा साहब, आप नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात, बैंक जो लोन देती है, क्या स्टेट बैंक अकेले लोन दे देगा 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का? भाई चलो, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, एक उसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद तो बोर्ड बैठता है, और बोर्ड में सारे लोग होते हैं, आरबीआई के मेंबर्स भी होते हैं, दूसरी बैंकों के लोग भी होते हैं, डायरेक्टर्स। तो सवाल है जवाबदेही। आप जवाबदेही से सबको बरी रखते हैं। आप, आप कई बार कहते हैं ना कि लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अक्सर आपके पिछले बहस में भी ये मुद्दा उठा था, क्या लोग अफीम खाए हुए हैं, क्या लोग तथ्यों को देख नहीं रहे हैं? जी हाँ, जी। बिल्कुल तथ्यों को देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, एक जो नौकरशाह है, वो बिल्कुल इंसुलेटेड कर दिया गया। इसीलिए वो आंख बंद कर यही सब जो की बात कर लीजिए। भाई निर्यात आपने कितना बढ़ाया? क्या बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए। आयात आपने क्या कर लिया? क्या आपने व्यापार घाटा कम कर लिया?
नहीं कर पाए। तो सवाल है कि किसी भी पैरामीटर पर आप उसकी आलोचना करिए, ठीक है, उसकी लकीर को आप डस्टर से मिटाते रहिए, मंजूर है हमको, ये आपका कारण है, क्योंकि आपको एक अवधारणा बनानी है कि आप ही देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अगर आप ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहा, आपका आयात क्यों नहीं घटा, आप अच्छा जब यही सब चीजें हैं तो आपका मेक इन इंडिया क्यों नहीं बढ़ा, क्या वजह है? तो सवाल है कि मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई तो पैरामीटर होगा। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देख लीजिए, आप किसी पैरामीटर मीटर में तो आगे बढ़ाइए भाई, केवल आप उनकी लकीर को मिटाने में लगे हुए हैं। 70 साल से लकीर मिटा रहे हैं और अभी तक तो मिट नहीं पाई। तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता का एक भ्रम होता है, एक को एक अपना आवरण बना लेते हैं, उसी आवरण में वही अपने मदहोश रहते हैं। कहना चाहिए कि सत्ता का वो एक चरित्र है जो इन्होंने खूब मदहोश कर रखा है, इसलिए। लेकिन ठीक है, अफीम का नशा भी कितने दिन चलता है ये भी देखना पड़ता है। जी।